अगर मैं दिख रही हूँ और मेरी आवाज़ साफ, अच्छा अच्छा ठीक है, दिख रही हूँ। मेरी आवाज़ साफ आ रही है क्या हिमकर जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है और किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है, ताकि मैं शुरुआत कर सकूं 1-2 मिनट में। हेलो। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको अमोघ? अगर आप चैट बॉक्स में, अच्छा ठीक है, आवाज़ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज रविवार के दिन आप सभी का आहंग के पेज से इस्तकबाल करती हूँ और सभी को अपना सतरंगी सलाम पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा नमस्कार, कुछ ना कुछ अच्छा लिख पढ़ सुन या देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जो आपको पसंद हो। तो आज आहंग ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके पेज से यहाँ पर कुछ कविताएं पढूं। मेरे पास मुझे लगता है कि कुल जमा 40-45 मिनट का वक्त है और इसमें मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ 3-4 अपनी 1-2 नई कविताएं और एक दो पुरानी कविताएं पढ़ूंगी। हेलो सत्यम भैया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर इस बीच में आपको लगता है कि हम कुछ बातचीत भी करें तो हम वो भी कर सकते हैं। वरना मेरी जो योजना है वो तो ये है ही कि मैं कुछ नई और कुछ पुरानी कविताएं और कुछ ऐसी नई कविताएं जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, कहीं अभी कहीं परफॉर्म नहीं करी है, मैं उनको इस पेज से पढूं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। समय भी जा रहा है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आहंग के पेज से जुड़ने के लिए। तो एक सबसे पहली कविता जो मैं पढ़ना चाहूँगी, इसका शीर्षक है तिलचट्टा। ये एक पुरानी कविता है मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि के आज का जो मौजू है, आज जो जिस 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 माहौल में हम, वहाँ ये कविता पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो एक समस्या और है कि मुझे तकरीर करना नहीं आता। मैं कविता के बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ कविता पढ़ सकती हूँ। तो उसके अलावा जो बातचीत होगी वो वहीं से हो सकती है, वहीं से शुरू हो सकती है, जब अगर आपकी तरफ से कोई बातचीत आएगी तो। नहीं तो मैं सिर्फ कविता पढ़ सकती हूँ, कविता के बारे में नहीं बता सकती हूँ। तो ये पहली कविता है जिसका शीर्षक है तिलचट्टा। तो कविता देखिए। वो किताबों की अलमारी से निकलकर तेजी से रसोई घर की तरफ भाग गया। तिलचट्टा है सरकार, जब सब सोए तो जाग गया। किताबें पेट कहाँ भरती हैं, किताबें पेट कहाँ भरती हैं, ये वो भी जानता है। कागज की किताब और अनाज की बोरी के बीच के फर्क को पहचानता है। किताबें पेट कहाँ भरती हैं, ये बात वो भी जानता है। कागज की किताब और अनाज की बोरी के बीच के फर्क को पहचानता है। तिलचट्टे गर्मी में रहा करते हैं, रात्रिचर हैं, उजाले से डरते हैं। इक्का दुक्का दिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी संख्या लोगों को परेशान करती है। ये मार दिए जाते हैं जब समूह में होते हैं। कीड़े हैं साहब, किसको रास आते हैं। ऐसे तमाम तिलचट्टे रोज मारे जाते हैं, किसी मैदान में, चौराहे पर, दुकान में, या फिर कॉलर पकड़कर घर से खींच लाए जाते हैं। जुर्म सिर्फ इतना कि साला तिलचट्टा है, झूठे खाने पर नजर रखता है। बदसूरत कीड़ा है साहब, किसी का दिल भी तो नहीं बहलाता। जब तक छुपे रहते हैं तब तक बचे रहते हैं। जब मांगते हैं अपने हिस्से की इंच भर जमीन और आसमान भून डाले जाते हैं जहरीली दवाओं की बौछारों से, बहा दिए जाते हैं गंदी नालियों में। ये दर दर की ठोकरें नहीं खाते, इनकी मौत निश्चित है। ये खुद नहीं मरते, हमेशा मारे जाते हैं। ये दर दर की ठोकरें नहीं खाते, इनकी मौत निश्चित है। ये खुद नहीं मरते, हमेशा मारे जाते हैं। कीड़े हैं साहब, बेवजह आते हैं चले जाते हैं। ये ना नहीं कहते, बहस नहीं करते, हक नहीं मांगते, बस रेंगते हैं।
ये ना नहीं कहते, बहस नहीं करते, हक नहीं मांगते, बस रेंगते हैं उनके जहनों पर जिनके घर की नाली के मुंह पे ये खाना ढूंढने जाते हैं। ये अपने बचाव में सिर्फ भाग सकते हैं, वो भी रसोई की नाली से आटे की बोरी की तरफ। क्या करें, कीड़े तो हैं सरकार, पर भूख भी तो लगती है। तिलचट्टे अब बेशर्म हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। तिलचट्टे अब बेशर्म हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं, मारना मुश्किल हो रहा है। अब इन्हें इनकी मजहब, जाति और लिंग पूछकर मारा जाएगा। इनकी पहचान इनको मारने का तरीका तय करेगी। अब इन्हें इनकी मजहब और जाति, लिंग पूछकर मारा जाएगा। इनकी पहचान इनको मारने का तरीका तय करेगी। इन्हें एक गहरी समझ के तहत बाकी साथियों से अलग कर रसोई घर से बाहर घर के अहाते में मारा जाएगा। इन लाशों को नालियों में बहाने की रवायत अब पुरानी हो चुकी है। इन लाशों को नालियों में बहाने की रवायत अब पुरानी हो चुकी है। इन्हें मार के घर के बाहर वाले पेड़ पर लटकाया जाएगा। सबक लेंगे इन लाशों से दूसरे तिलचट्टे। अब उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया जाएगा। सबक लेंगे इन लाशों से दूसरे तिलचट्टे। अब उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया जाएगा। इन सब के बीच एक कीड़ा जो नाली और बोरी के बीच कहीं रह गया है, आसमान की तरफ पैर फैलाए उल्टा तड़प रहा है। वो सांसें गिन रहा है, कांप रहा है, फड़फड़ा रहा है। यकीन मानो जब वो पलटेगा उसके पंख सुर्ख लाल हो चुके होंगे। यकीन मानो जब वो पलटेगा उसके पंख सुर्ख लाल हो चुके होंगे। आंखों में सम्मान की भूख होगी, उसकी टांगे सीधी तनी होंगी। साथियों की मौत के दर्द से वो कराह रहा होगा। उसकी जीवन प्रत्याशा के सामने तुम्हारा डर बौना रह जाएगा। मुझे अफसोस है साहब, उस दिन एक तिलचट्टा तुम पर पहला वार करेगा। मुझे अफसोस है साहब, उस दिन एक तिलचट्टा तुम पर पहला वार करेगा। तो ये तिलचट्टा थी। सत्यम भैया भी आ गए हैं, स्वरंजीत जी भी आ गए हैं। तो ठीक है, आप लोग जुड़ रहे हैं। और अगर कोई ख़ास कविता जो आपने अगर कभी कहीं सुनी हो और सुनना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी पढ़ दूँगी। वरना जो मैंने कुछ कविताएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वरंजीत सिंह जी, वरना जो मैंने कुछ सोची हैं कविताएं मैं वही पढ़ दूँगी। हाँ, तो एक कविता इसके बाद जो मैं पढ़ूंगी इसका शीर्षक है बदनाम। कविता लोगों ने पसंद की, मुझे भी थोड़ी पसंद है, तो ये मैं पढ़ देती हूँ। देखिए, आपको अगर आप तक पहुँचे तो मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता दें आप। कविता है बदनाम। मेरा एक काम करोगे, मुझे बदनाम करोगे, जैसे उजले दिनों ने रूह तक गहरी अंधेरी रातों को बदनाम किया है। रंगीन चिड़ियों की आवाज़ ने जैसे हर सुबह झींगरों के स्वर को दफनाया है। फूलों ने जिस तरह चुपचाप कांटों को गरियाया है। व्लादिमीर ने लोलिता को बदन बताया है। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे? मेरा एक काम करोगे, मुझे बदनाम करोगे, जैसे बारिश की बौछार कोसती है गर्मी की उमस को, उछल उछल कर देती है उलाहना उसके वजूद को। घंटों बरस के भी नहीं पसीजती उसके लिए, जिसने ना जाने कितने ही जिस्मों दीवारों गलियों से रिस रिस के मिलने के वादे किए। या कालिक पोतना तुम मेरे किरदार पर, या कालिक पोत देना तुम मेरे किरदार पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार के आरे में रखे दिए ने उसके जिस्म पे मल दी। मेरा ये काम करोगे ना, मुझे बदनाम करोगे ना। मैं चाहती हूँ तुम अपने उदास दिनों की कविता का विषय मुझे बनाओ। बेवफा, बदचलन, बेहिस लिखो और मुस्कुरा कर निकल जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने उदास दिनों की कविता का विषय मुझे बनाओ। बेवफा, बदचलन, बेहिस लिखो और मुस्कुरा कर निकल जाओ। मुझे पता है तुम उसमें मेरा नाम नहीं लिखोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लिखो।
मेरा नाम और पहचान दोनों, ताकि खौफ खाएं मुझसे, ताकि खौफ खाएं मुझसे वो सब जिनकी आंखों में मेरे लिए इश्क है, इज्जत है। क्या तुम उन्हें मेरे चुंगल से आज़ाद करोगे? उनके लिए मेरा ये काम कर दो। सुनो ना, मुझे बदनाम कर दो, जैसे ताकती है दोपहरी शाम की तरफ, बादल किसान की तरफ, मुर्दा शमशान की तरफ। मैं ताकती हूँ तुम्हारी तरफ। तुम कब मेरा ये अरमान पूरा करोगे? तुम कब खुद को भरोसा और मुझे पाखंड लिखोगे? मेरा किरदार कब दागदार करोगे? तुम्हें तो पता ही है मेरी औकात एक औरत से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम कब मुझे एक चालाक, शातिर, रणनीतिकार इंसान के बतौर मशहूर करोगे? और अब बता भी दो, मेरा ये काम कब होगा? मेरा नाम बदनाम कब होगा? तो ये कविता थी बदनाम, व्लादिमीर नेलोता का। बहुत बहुत शुक्रिया हिमकर जी। भैया ने कहा है बवाल और कमाल पढ़ दो। अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ मेरे गांव की लड़कियाँ। असल में मेरे गांव की लड़कियाँ एक ऐसी कविता है, मैं बताऊँ कि जिसको पढ़ते वक्त मुझे तो बहुत अच्छा जो अनुभव होता है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ इतने सारे अनुभव जुड़ चुके हैं। मतलब कुछ लड़कियों ने, इवन कुछ लड़कों ने भी जिस तरह के अनुभव इस कविता को पढ़ने की प्रक्रिया में, कहीं सुनाने की प्रक्रिया में, जब उसके बाद उस पर फीडबैक या कहें कि कमेंट्स मिले, तो जिस तरह के अनुभव लोगों ने शेयर किए वो बहुत ही रोचक रहे। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया एम जी आपका। तो नरेश आ चुके हैं। नरेश बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये कविता है मेरे गांव की लड़कियां और इसको मैं पढ़ती हूँ। कविता देखिए। कविता मेरे और मेरे जैसे मेरे गांव की लड़कियों की कहानी है, छोटी सी कहानी। मेरे गांव की लड़कियां शहर पढ़ने आई हैं। मेरे गांव की लड़कियां शहर पढ़ने आई हैं और वो का से कमाल और बा से बवाल पढ़ेंगी। बदल देंगी तुम्हारी नारंगी हरी किताबें, बदल देंगी तुम्हारी नारंगी हरी किताबें, और तुम्हारी काली पट्टियां लाल लाल रंग देंगी। वो तार फेंकेंगी तुम्हारे दुपट्टे और अबाए, और खोल देंगी कसी तनी चोटियां। बालों पर आड़ी तिरछी कैचियां चलवाएंगी और बर्बाद कर देंगी तुम्हारी खूबसूरती के प्रत्यय काली लंबी जुल्फों वाले। तुम्हारी घटाओं को हरा, सफेद, नीला, गुलाबी और लाल रंग देंगी। तुम्हारी घटाओं को हरा, सफेद, नीला, गुलाबी और लाल रंग देंगी, और बेहतर है तुम अपनी इज्जत उनके जिस्मों से हटा के अपनी जेबों में रख लो। बेहतर है तुम अपनी इज्जत उनके जिस्मों से हटा कर अपनी जेबों में रख लो, क्योंकि वो अब दीवार फांदेंगी और खुल्लम खुल्ला इश्क करेंगी। पर्चे बांटेंगी अपने किस्सों के और अपने प्रेमी का नाम साफ साफ लिख देंगी, क्योंकि वो अब दीवार फांदेंगी और खुल्लम खुल्ला इश्क करेंगी। पर्चे बांटेंगी अपने किस्सों के और अपने प्रेमी का नाम साफ साफ लिख देंगी। और नींद नहीं आएगी तुम्हें देखकर, यकीन मानो नींद नहीं आएगी तुम्हें देखकर, जब वो घूमेंगी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर, आज़ाद सीना ताने बेधड़क बेझिझक तुम्हारे रास्तों पे अपना नाम लिख देंगी। नींद नहीं आएगी तुम्हें देखकर जब वो घूमेंगी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर, आज़ाद सीना ताने आवारा बेपर्दा खिलखिलाती बेझिझक बेधड़क तुम्हारे रास्तों पे अपना नाम लिख देंगी। जवाब काफ़ी दे चुकी वो अब सवाल करेंगी, और प्रेम तो करेंगी, प्रेमिका नहीं बनेंगी। तुम्हारे साथ सिनेमा हॉल और मॉल में ठहाके मारेंगी तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर। तुम्हारे साथ सिनेमा हॉल और मॉल में ठहाके मारेंगी तुम्हारे कंधों पर हाथ रख के, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब तुम्हें प्रेमी से दोस्त बना लेंगी। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब तुम्हें प्रेमी से दोस्त बना लेंगी, और भूसा भर देंगी तुम्हारे बेतुके मंसूबों में। भूसा भर देंगी तुम्हारे बेतुके मंसूबों में, दिन को रात, रात को शाम कर देंगी। बेतहाशा सड़कों पर भागती वो तुम्हारी नसों में उतर जाएंगी। बेतहाशा सड़कों पर भागती वो तुम्हारी नसों में उतर जाएंगी, और तुम्हारे ही लहू के कतरों से तुम्हारे जिस्मों पर इनकलाब लिख देंगी। सुनो सुनो तुम्हारी बकवास सुनकर वो अब खिसियाएंगी नहीं।
सुनो, तुम्हारी बकवास सुनकर वो अब खिसियाएंगी नहीं, अपनी दलीलों से बंद कर देंगी तुम्हारी ज़बानें और अपने इरादों से तुम्हारे जहन पाक साफ कर देंगी। और चाय की गुमटी से लजाते दुपट्टा संभालते बचकर निकलना उन्होंने अब छोड़ दिया है। चाय की गुमटी से लजाते दुपट्टा संभालते बचकर निकलना उन्होंने अब छोड़ दिया है। वो वहीं खड़ी चाय की चुस्की मारती तुमसे पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म और कास्टिज्म बतियाएंगी। उनके तेवर अब कुछ अलग से हैं, वो तुम्हारी आंख से आंख मिलाएंगे। उनके तेवर अब कुछ अलग से हैं, वो तुम्हारी आंख से आंख मिलाएंगी। हाँ, ये मेरे ही गांव की लड़कियां हैं जो तुम्हारे शहर पढ़ने आई हैं। हाँ, ये मेरे ही गांव की लड़कियां हैं जो तुम्हारे शहर पढ़ने आई हैं। ये अपने बदलते ख्यालों से तुम्हें और तुम्हारी व्यवस्था बदलने आई हैं। बदलने आई हैं ये अपने संघर्ष और उनका स्वरूप। बदलने आई हैं ये अपने संघर्ष और उनका स्वरूप। इसी बहाने ये अपनी छोटी बहन आशा की ज़िंदगी बदलने आई है। इसी बहाने ये अपनी छोटी बहन आशा की ज़िंदगी बदलने आई हैं। ये तुम्हारी किताबें और स्कूल बदलने आई हैं। ये तुम्हारे सवालों के अपने जवाब लिखने आई हैं और देखने आई हैं ये तुम्हारा शहर अपने गांव की नज़र से। देखने आई हैं कि तुम्हारा शहर अपने गांव की नज़र से। और देखना ये कैसे कूदती फांती खिलखिलाती एक दिन निकल जाएंगी बहुत दूर। और देखना ये कैसे कूदती फांती खिलखिलाती एक दिन भाग जाएंगी बहुत दूर और तुम्हारे शहर को गांव गांव कर देंगी। और तुम्हारे शहर को गांव गांव कर देंगे। थैंक यू सो मच। असल में ये फेसबुक का जो माध्यम है, इसकी सबसे बड़ी समस्या कम से कम मेरे लिए तो ये है ही कि इसमें लोगों के फीडबैक एक्सप्रेशन दिखाई नहीं, मतलब तो खैर आ ही जाते हैं चैट बॉक्स में, लेकिन होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप सुना रहे होते हैं, उस वक्त जो लोगों के चेहरे के भाव होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, असली जो फीडबैक है वो ही होता है। और कई बार चैट बॉक्स पढ़ने में और जिस तरह के कमेंट आते हैं, चलो प्रीति भी आ गई, हाय प्रीति, तो ये है कि ये एक थोड़ा सा मतलब समस्या वाली बात है। खैर फिर भी मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कविता है। अगर हमें किसी चीज़ को लेकर कुछ बातचीत करनी है तो हम कर सकते हैं, या अगर कोई कविता जो आप में से किसी ने सुनी है और आप, इसमें कवि स्वयंभू है इसमें कवि स्वयंभू तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब मैं ये हाँ इसमें इसके बाद मुझ में कुछ वरदाना और तुम में हाँ कहा, ठीक है। एक शेर की बात कर रहे हैं सत्यम भैया, तो इसमें स्वयंभू तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि ब्लैक फेमिनिस्ट बेल हुक्स भी कहती हैं कि इन प्रोसेस ऑफ नरेशन यू फील इमेंसिपेशन। तो कह देने की प्रक्रिया में हम हमेशा मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो ये जो कविता है, इसको जितनी बार मैं कहती हूँ उतनी बार मेरे लिए ये मुक्तिगामी जो है वो नैरेटिव बन जाता है। और मेरे लिए एक सबसे अच्छा फीडबैक ये रहा कि मुझे कई लोगों से ये फीडबैक मिला कि उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये कविता जो है ये सबकी, मतलब मुझे लगता है कि हर एक लड़की की कविता है और ये लड़कियों को ही समर्पित है पूरी तरीके से। एक शेर की बात कर रहे हैं सत्यम भैया, तो वो शेर मैं पढ़ देती हूँ। तो शेर देखिए कि तेरे मेरे इश्क का ये अफसाना रह गया, तेरे मेरे इश्क का ये अफसाना रह गया, और तुझ में कुछ जनाना मुझ में मर्दाना रह गया, तुझ में कुछ जनाना और मुझ में मर्दाना रह गया। तो अब मेरे हिसाब से मेरे पास कुछ 15-20 मिनट का वक्त है। एक नई कविता जो मैं पढ़ूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शांक जैन जी। तो कविता हमेशा मुझे लगता है कि लिखने वाले के लिए कविता महत्वपूर्ण है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग कविता सुन रहे हैं, अगर वो कविता से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि कविता की सार्थकता वहीं से शुरू होती है। तो आजकल मैं पढ़ रही हूँ साबिर हक्का को, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हालांकि उनकी कविताएं ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और हिंदी भाषा में उनका अनुवाद की चतुर्वेदी ने बहुत
जो किया है वो ही है, और ज़्यादा कविताएं अवेलेबल नहीं, बट उस तरह की कविताएं मुझे लगता है पढ़ी जानी चाहिए। उस तरह की कविताएं एक तरह का नया प्रयोग है आज के काव्य जगत में, जो कविताएं आसान हैं और जो लोगों को कनेक्ट करती हैं, और जिसमें मैं कहूँगी कि एक ख़ास तरह का नरेशन है, जिसमें जो कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से खुद भी कहीं ना कहीं इमेंसिपेट हो रहा है। तो उस तरह की कविताएं मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके बाद एक कविता है जो मेरी मतलब जो मैंने अभी जल्दी ही लिखी, तो वो कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके ठीक पहले एक कविता और पढ़ना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है कविता। कविता देखिए, इसके बाद मैं एक दूसरी कविता पढ़ूंगी जो मैंने अभी बहुत जल्दी लिखी है और कहीं मतलब बहुत कम लोगों से शेयर भी की है। तो इस कविता का शीर्षक है कविता। कविता देखिए। कल देखा था तुम खिड़की के बाहर से झांक रही थी, कल देखा था तुम खिड़की के बाहर झांक रही थी, सीधा अंदर क्यों नहीं आ गई धड़धड़ाती। तुमसे कई बार कहा है दूर से मत देखा करो, तुमसे कई बार कहा है दूर से मत देखा करो, पास रहा करो, पास, बहुत पास, इतना पास कि पास भी दूर लगे। तुमसे कई बार कहा है कि दूर से मत देखा करो, पास रहा करो, पास, बहुत पास, इतना पास कि पास भी दूर लगे। तुम्हें पता है ना तुम वो आईना हो जिसमें मैं खुद को नंगा निहार सकती हूँ, तब तक जब तक तुम्हें शर्म ना आ जाए। मैं तुम्हारी रूह से ज़्यादा तुम्हारे बदन के इंतज़ार में हूँ, हर लम्हा, हर रोज़। काश तुम आ जाती कभी, मांस के लोथड़े में लिपट कर मैं तुम्हें दम भर चूमती, कांपते हाथों से थाम लेती तुम्हारे हाथ, देर तक सहलाती तुम्हारे स्तन जिनके नीचे तुमने मेरे लिए ढेर सा इश्क दबा कर रखा है। मैं उस मोहब्बत को महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार छू कर। मैं तुम्हें घूरना चाहती हूँ पूरी रात, देखना चाहती हूँ तुम्हारा उघारा बदन। मैं तुमसे आंखें मिला मिला कर थक चुकी हूँ, मैं तुमसे आंखें मिला मिला कर थक चुकी हूँ। अब तुम्हारा जिस्म छूना चाहती हूँ, तुम्हारी उंगलियों के बीच की नाजुक खाल को चाटना चाहती हूँ सुबह तक। कभी आओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक कविता लिखना चाहती हूँ हमारे बारे में, तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ एक आज़ाद खूबसूरत मदहोश रात। ये सुनो आओगी ना, ये सुनो आओगी क्या सबके जाने के बाद। तब जब लोग सो चुके होंगे, चिड़िया चहचहाएगी नहीं, झींगुर भी झंझना कर थक गया होगा, कोई चूहा दांत नहीं चलाएगा, मच्छर इंसानी खून की महक भूल चुके होंगे, चांदर की सलवट करवट बदलने से इनकार कर चुकी होगी, जब रात भी थक कर कुछ और ढल चुकी होगी। तुम आना, तुम आना इस बार रूह के साथ बदन लिए, हम दोनों देर तक खेलेंगे इश्क वाला खेल। तो क्या हुआ, एक बार ही सही मेरे लिए तुम लेस्बियन हो जाना। तो ये इसका शीर्षक कविता है, ये कविता से संवाद है। तो ये कविता लिखी थी, ज़्यादा कहीं पढ़ी नहीं। तो ये कविता थी रोहित। हेलो सर, हेलो सर, मैं सर नहीं हूँ, मैं मतलब मेरा नाम अपर्णा है। तो खैर शांकर जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कविता जो मुझे लगता है कि आखिरी कविता होगी जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है आखिरी इच्छा। कविता अभी जल्दी लिखी गई, मुझे पसंद है, और जिन लोगों से शेयर की गई उन्होंने भी कहा कि उन्हें पसंद है, सत्यम भैया को भी शायद पसंद है। तो कविता देखिए, आखिरी इच्छा। मौत से ठीक पहले लिखनी है मुझे एक कविता, लिखूंगी अपनी मक्कारियाँ और भ्रम, तलवों तक रिश्ते जख्म। मौत से ठीक पहले लिखनी है मुझे एक कविता, लिखूंगी अपनी मक्कारियाँ और भ्रम, तलवों तक रिश्ते जख्म। असंख्य शीर्षकों की कविता जैसे हैं मेरे चेहरे, जिक्र मेरी देह का जो मुझे पसंद नहीं, काश इसकी वजह भी लिख पाऊँ। साझा करूँगी मैं इस्तेमाल होने और करने की तकनीक, साझा करूँगी मैं इस्तेमाल होने और करने की तकनीक, माफ़ीनामा मुझसे प्यार करने वालों के लिए, माफ़ीनामा मुझसे प्यार करने वालों के नाम जो बदले में ले गए बहुत से सवाल।
स्तरहीन चालाकियां छीट दूंगी कोनों पर, स्तरहीन चालाकियां छीट दूंगी कविता के कोनों पर। गुजरना चाहती हूँ मेरे ऊपर की गई यातनाओं से आंधी की तरह। खखार के थूक देना चाहती हूँ अपने कुंठित व्यक्तित्व का रोष। खखार के थूक देना चाहती हूँ अपने कुंठित व्यक्तित्व का रोष, जो कभी छुआ नहीं किसी कविता ने। खूबसूरत दिल को टाकना है कविता के बीचों बीच अपनी एक जोड़ी विद्रोही आंखों समेत, जो मेरी बात नहीं मानती। खूबसूरत दिल को टाकना है कविता के बीचों बीच अपनी एक जोड़ी विद्रोही आंखों समेत, जो मेरी बात नहीं मानती। बोसा संवेदनशीलता के लिए, आत्मालोचना के लिए शाबाशी। मेरा एकमात्र स्थायी प्रेमी संघर्ष, उसके बारे में खुल के लिखूंगी। मेरा एकमात्र स्थायी प्रेमी, उसके बारे में खुल के लिखूंगी। हीनताओं और गलतियों के वास्ते है अंजुरी भर सहानुभूति, मैं उन्हें सौंप पाऊंगी। जिंदगी की गठरी खोल फैला देने हैं गुंजे हुए सपने, उन्हें बांट आऊंगी। जिंदगी की गठरी खोल फैला देने हैं गुंजे हुए सपने, मैं उन्हें बांट आऊंगी। आखिर में उस कविता से गले लगकर जाने के बाद तक रोना चाहती हूँ, दुआएं पढ़ना चाहती हूँ उसकी लंबी उम्र की, ये जानते हुए कि उसे भी लड़ना होगा अपने अस्तित्व के लिए सदियों तक। जीवन के अंतिम क्षणों में मैं इस दुनिया की सबसे फूहड़, ईमानदार और सामान्य कविता लिखना चाहती हूँ। शुक्रिया। संयोगिता, थैंक यू सो मच। रोहित, दिनेश, रोहित का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि मेरे पास कितना टाइम और है? मेरे पास आई थिंक अभी 10 मिनट के आसपास टाइम है। तो अगर किसी को कोई कविता सुननी हो तो आप बता सकते हैं, वरना हम अपनी तरफ, मतलब मैं अपनी तरफ से ही पढ़ती रहूँगी। तो एक कविता जो मैं अपनी तरफ से, जो में लिखी गई कविता है, स्थायी प्रेमी संघर्ष। शुक्रिया संगीता। तो ये कविता है, इस कविता का शीर्षक है आंकड़ों का समाजशास्त्र। कविता देखिए आपको कैसी लगती है। सुबह 2:35 की गाड़ी पटरी से उतरी, 12 मरे 25 घायल। मरने वालों के घर वालों को 5 लाख का मुआवजा, घायलों को 1 लाख की सहायता। सरकारी बयान, 2 करोड़ रेलवे लाइनों की मरम्मत के लिए प्रस्तावित। विपक्ष, 5 साल में रेल का ये हाल, मंत्री जी 24 घंटे के भीतर इस्तीफा दें। पान की दुकान पर रामलाल का बयान, 1.25 अरब लोग, ट्रेनें इतनी कम। बचने वालों की भीड़ के वार्तालाप का अंश, हम 2 डिब्बा आगे होते तो मर गए होते। घायलों की दलील, अगर 1 फीट और आगे होते तो आज जिंदा न होते। मरे हुओं के साथ उनके आंकड़ों के आकलन ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी मृतदेह अब मोर्चरी के फलाने नंबर के बेड पर अपने पोस्टमार्टम के इंतजार में है। उनका नंबर या तो पहला होगा या दूसरा, 5वां या आखिरी भी हो सकता है। वो उन 12 लोगों में से एक थे जो कि बाकी घायल 25 से अलग थे। हादसे के ठीक पहले की देर रात आगे से दूसरे डिब्बे का 17 नंबर का पैसेंजर 16 नंबर के पैसेंजर से प्याज के पिछले 1 साल में बढ़े दाम की चर्चा कर रहा था, जो लगभग 50% बढ़े थे। उसी डब्बे में एक 3 साल की लड़की एक 60 साल के व्यक्ति से अपने 3 साल के होने की। डिब्बे की 20 नंबर सीट पर सट कर बैठा प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम के सफल 2 वर्ष होने का जश्न अपनी 2 जोड़ी आंखों के साथ मना रहा था। 23 नंबर की बर्थ पर बैठी एक लगभग 40 वर्षीय औरत उन्हें देखते देखते 20 साल पीछे जा चुकी थी। आगे से तीसरे डिब्बे के सन्नाटे में एक बुजुर्ग जब 2 बार खांसा, तब उसके सामने की बर्थ पर लेटी बूढ़ी महिला ने उससे दवा का आग्रह 3-4 बार किया, ये सोचकर कि खांसी इतनी बार क्यों आ रही है। इस बीच ट्रेन में एक चूहा उन्हीं डिब्बों के बीच इस तरह चक्कर काट रहा था जैसे डिब्बों की दूरी माप रहा हो। ट्रेन में सभी की बर्थों के नंबर अलग अलग थे। टीटी भी लोगों को फलाने नंबर के पैसेंजर के नाम से
फलाने नंबर के पैसेंजर से संबोधित कर रहा था। उनके घर वालों ने उनके डिब्बे के नंबर से ही उन्हें पहचाना था। उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या भी अलग अलग थी। किसी समाचार पत्र में उनके सपनों या आखिरी इच्छा का जिक्र नहीं था। कोई बहुत खूबसूरत गाने वाली लड़की को नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि मरने वालों में एक बेहतरीन कवि भी था और एक जवां दिल बूढ़ी औरत। सारी जगहें आंकड़ों से पटी पड़ी थी। मौत के बाद भी वो महज आंकड़ों का समाजशास्त्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कविता जो है ये मतलब कहीं पढ़ी नहीं गई है अभी तक, आज तक ये कहीं पढ़ी नहीं गई है। तो अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अब एक थोड़ी हल्की सी कविता है, पढ़ देती हूँ। कविता का शीर्षक खूबसूरती है। तो खूबसूरती मेरी नज़र से तो खूबसूरती देखिए। बहती नदी, चलती सुई और धड़कते दिल हमेशा खूबसूरत होते हैं। बहती नदी, चलती सुई और धड़कते दिल हमेशा खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो बगीचे जिनमें फूल खिलकर मुरझाते हैं और फिर वहीं ज़मीन में गिरकर दफन हो जाते हैं। बच्चों के वो खिलौने बहुत खूबसूरत होते हैं जो दरअसल खिलौने नहीं होते। पतझड़ के मौसम में नंगे बदन आसमान तकते वो पेड़ कितने खूबसूरत होते हैं जो भेजते हैं प्रेम प्रस्ताव हवा के झोंकों से बारिश की बूंदों के लिए। बार बार यकीन करते, धोखा खाते, फिर यकीन करते वो बेवकूफ़ लोग कितने दिलकश होते हैं जो खुद को यकीन करने से रोक नहीं पाते। बार बार यकीन करते, धोखा खाते, फिर यकीन करते वो बेवकूफ़ लोग कितने दिलकश होते हैं जो खुद को यकीन करने से रोक नहीं पाते। हवा में बिना किसी दिशा और निर्देश के भटकते परिंदे कितने मनभावन लगते हैं। गुदगुदाते हैं वो रास्ते जो कच्चे होते हैं। गुदगुदाते हैं वो रास्ते जो कच्चे होते हैं, या चींटियों की पुरानी बाम्बियाँ जो ज़मीन हड़प कर नहीं बनाई गई। कितनी खूबसूरत होती हैं वो लड़कियां जो मुंह खोल कर हंसती हैं और टांगे पसार कर बैठ जाती हैं। खूबसूरत होती हैं वो औरतें जो बदचलन होती हैं। उनकी बेबाकी में कितनी रोमानियत होती है। कशिश होती है उन सवालों में जिनके कोई जवाब नहीं होते। कशिश होती है उन सवालों में जिनके कोई जवाब नहीं होते। और सुहानी लगती है वो मशालें जो किसी बदलाव के हक में जलाई जाती हैं। उनको जलाने वाले लोग उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। कुछ ना कह पाने की मजबूरी के आगे सब कुछ कह देने का दीवानापन कितना सुकून भरा होता है। कुछ ना कह पाने की मजबूरी के आगे सब कुछ कह देने का दीवानापन कितना सुकून भरा होता है। और सफ़ेद पोश हंसों के झुंड में घुस आया अकेला कौआ कितना दिल फरेबी लगता है। स्फूर्ति भरती है उसकी हिम्मत और इतराने की फितरत। इश्क में डूबा एक टक एक दूसरे को घूरता प्रेमी जोड़ा कितना दिलकश लगता है। दिल के आगे दम तोड़ता दिमाग कितना मासूम मालूम पड़ता है। दिल के आगे दम तोड़ता दिमाग कितना मासूम मालूम पड़ता है। काश काश बिखर जाता सारा बारूद, समंदर के बहुत भीतर पैबस्त हो जाते हथियार, बर्बाद हो जाती संस्थाएं, खाली हो जाते दिमाग, पानी भर जाता मशीनों में, खो जाते ख्याल, मिट जाते उसूल, सड़ जाती किताबें, गल जाते वजूद, दम तोड़ देते बेहतरीन विचार। ये सब जो हो नहीं पाएगा, ये सब जो हो नहीं पाएगा, इसको कह देना कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है कि फिर भी इसे सोचा जा सकता है। कितना खूबसूरत है कि फिर भी इसे सोचा जा सकता है। थैंक यू। बेवकूफ़ लोग, हाँ बेवकूफ़ लोग हमेशा दिलकश होते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये जो आपके चैट बॉक्स में कमेंट आते हैं, इससे मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे आगे बढ़ना है कि यहीं रुक जाना है। तो ये है कि हाँ, तो ये कविता भी ज़्यादा कहीं पढ़ी नहीं गई, मतलब बहुत कम पढ़ी गई कविताओं में से एक है। और मुझे लगता है कि एक कविता और जो मैं पढ़ना चाहूँगी, इसका शीर्षक है उम्मीद। अभी जिस दौर में हम हैं और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो
उम्मीद बहुत उम्मीद एक्चुअली मतलब मेरा मानना ये है कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो संघर्ष के साथ साथ चलती है, तो उम्मीद बहुत ज़रूरी है। तो एक कविता देखिए, उम्मीद नए सवालों के हक में एक जवाब है। ये जवाब कलम से किताबों पर नहीं लिखा गया। उम्मीद नए सवालों के हक में एक जवाब है। ये जवाब कलम से किताबों पर नहीं लिखा गया, बांस की लकड़ी से मिट्टी पर खोदा गया है। इसे तमाम जिस्मों पर आरज़ूए तमन्ना की मानिंद गोदा गया है। ये जवाब पैदल चलते स्कूली बच्चों ने अपने पैरों से ज़मीन पर छाप दिए हैं। ये वो लफ्ज़ हैं जो अम्मा ने कहे नहीं, कई बार रोटी के डब्बे में ढाप दिए हैं। धूप को छांव से, शहर को गांव से हमेशा उम्मीद होती है। उम्मीद रहती है बादल को बारिश से। उम्मीद अपने होने का जश्न मनाती है। दुनिया बदलती रही, उम्मीद नहीं बदली। कल जो कैद थे उन्हें उम्मीद थी रिहाई की। आज जो रिहा हैं वो भी कैदियों की आंखों में उम्मीद देखते हैं। साइकिल का एक पहिया दूसरे पहिए के साथ उम्मीद पर चलता है, चेन पर नहीं। या कहें कि चेन वो उम्मीद है जिसके बारे में पहिए सोचते हैं कि उतरेगी नहीं। सूखे में भटकती चिड़िया दाने से नहीं, उसकी उम्मीद से जिंदा रहती है। पानी की तलाश में मुसाफिर तलाश पूरी होने की उम्मीद में दर दर फिरता है। हजारों साल के इतिहास में कभी उम्मीद नहीं मरी। सवाल मर गए होंगे, जवाब की तासीर नहीं मरी। दुनिया के हर एक इनकलाब की वजह उम्मीद होती है। ये वो बिछौना है जिस पर हर रोज थक कर क्रांति सोती है। और कभी खोद कर देखो बंजर ज़मीनें, कभी खोद कर देखो बंजर ज़मीनें, उनमें अंदर बहुत अंदर गीली सी उम्मीद रहती है। नफ़रत की आग में जल चुके घर उम्मीद की राख में दबे हैं। वो जो बच्चे भूखे सोए थे, खाने की उम्मीद में रात में कई बार जाग चुके हैं। पोस्ट बॉक्स में अब खत नहीं रहते, फिर भी उनके आने की उम्मीद रहती है। सदियों पुराना प्रेम पत्र पढ़ लिए जाने की उम्मीद में अब तक गला नहीं है। कोई है जो किसी के आने की उम्मीद में अभी तक कहीं से हिला नहीं है। कोई है जो किसी के आने की उम्मीद में अभी तक कहीं से हिला नहीं है। आंगन के कोने पर अपना बित्ता भर अक्स देखने की उम्मीद में धूप हर दिन जलती है। फलाने की लड़की फलाने से अपने हक की आज़ादी की उम्मीद में रोज़ लड़ती है। कोई घर पहुंच जाने की उम्मीद में कोसों चलता है, किसी का घर पहुंचना उसकी उम्मीद से ही लड़ पड़ता है। कोई घर पहुंच जाने की उम्मीद में कोसों चलता है, किसी का घर पहुंचना उसकी उम्मीद से ही लड़ पड़ता है। कोई जान देकर भी अपनी उम्मीद को जिता देता है, कोई जान देकर भी अपनी उम्मीद को जिता देता है। और यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जो उम्मीद को बचा लेता है। यही वो शख्स है जो उम्मीद को बचा लेता है। तो ज़िंदा होने का एहसास हो रहा है, ज़िंदा होने का एहसास हो रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी कविताओं के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि असल में कविता की मतलब जो मैं किसी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी मौजूदा वक्त में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, जिनको आप कुछ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। सदानीर है, पोशंपा है, इस तरह के जो हिंदी नामा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो कविताएं आप देखेंगे, जो मैं जिन कविताओं की बात कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि उसके इतर जो कविताएं हैं वो अच्छी नहीं है। मतलब मैं सिर्फ एक प्रयोग की बात कर रही हूँ। जो कविताएं अभी लिखी जा रही हैं, जो नए लोग अभी कविताएं लिख रहे हैं, अगर आप उन कविताओं को देखें तो उन कविताओं में आपको बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनमें आपको एक सरलता मिलेगी, जिनमें आपको एक जुड़ाव मिलेगा कविता के साथ। जो कविताएं कहीं ना कहीं लिखने वालों की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जो कविताएं कहीं ना कहीं लिखने वालों की मुक्तिगामी चेतना का प्रतीक हैं, जो कविताएं लोगों को जोड़ लेती हैं, जो कविताएं आपसे बहुत ज़्यादा बहुत एक दिमागी कसरत की उम्मीद नहीं करती, जो कविताएं आप तक सीधे सीधे पहुंचती हैं,
तो ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं और ऐसी कविताएं पढ़ना बहुत ज़रूर है और बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि जो मज़दूर हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि जो औरतें हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो 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 मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी कविताएं लिखें, खुद लिखें और अपनी भाषा में लिखें। क्योंकि मुझे लगता है कि कविता के साथ साथ उसकी भाषा की राजनीति भी चलती है। जिस भाषा में जिस तरह के शब्दों के प्रयोग के साथ कविता लिखी जा रही है, और उसका भी अपना एक, मुझे लगता है कि समाजशास्त्र उस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट को जोड़ती है। और कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि आज के वक्त में, हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि ये इसको त्रासदी ही कह लेंगे कि आज की डेट में हर कोई कविता लिख रहा है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कविता है और क्या कविता नहीं है। लेकिन जो ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं जिनमें कवि का सेल्फ है, जिनमें कवि के नरेशंस है, रिफ्लेक्शन, एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। इवन ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो पहले की कविताओं में, जो एक ख़ास तरह के वर्ग ने एक ख़ास तरह की भाषा में जो कविताएं लिखी थी, जिनको एक अकादमिक मान्यता रही, उन कविताओं में वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो स्टोरी है, वो कविताएं नहीं रही। तो मुझे लगता है कि उस जगह पर अगर हम जाकर देखें तो आज के वक्त में जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो कविताएं बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह के देशज शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से एक तथाकथित जो एक शुद्ध हिंदी की परिपाटी से कविता को बाहर खींचकर और देशज शब्दों के प्रयोग जो है प्रयोग किया जा रहा है, और उसमें जो लोगों के अपने गढ़े हुए शब्द हैं उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और जो बोलियां हैं, जिस तरह की अवधी है या भोजपुरी है या मैथिली है, उस तरह की भाषा में से कई शब्दों को जिस तरह से हिंदी कविता में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके साथ कविता को जोड़ा जा रहा है, वो अपने आप में एक बेहद, मुझे लगता है कि बेहद एक नया प्रयोग है। अंग्रेज़ी के शब्द, अंग्रेज़ी के बहुत सारे ऐसे शब्द जिनको हम बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म, या कास्टिज्म, तो इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। और इन शब्दों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप ये शब्द बोलते हैं कविता को लिखते वक्त या पढ़ते वक्त, तो पढ़ने वाला या सुनने वाला सीधे उनसे कनेक्ट करता है, क्योंकि वो अपनी रोज़ की भाषा में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है बातचीत करने में। तो कविता को एक तथाकथित भद्रलोक के घेरे से, और एक बहुत ही, जिसको बोलेंगे कि एक जो जिस तरह का एक इंक्रोचमेंट है, एक बौद्धिक इंक्रोचमेंट से बाहर निकालना, घसीट कर बाहर लाना, और उसके बाद उसमें इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस को, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कविता को क्रिटिक करते हुए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है जब आप कोई कविता लिखें तो वो कोई समाज परिवर्तन करे, या एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, या यानी कि एक मेजर आर्ग्यूमेंट के साथ, या ओवर आर्चिंग आर्ग्यूमेंट के साथ, एक बड़े विचार के साथ जो है वो समाज में पेश की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 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 जहाँ पर जब कुछ दलित कविता लिख रहे हैं, औरतें कविता लिख रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कविता लिखने की प्रक्रिया में अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने रिफ्लेक्शंस को, छोटी छोटी चीज़ों के एग्जाम्पल्स के थ्रू वो अपनी बात को रख रहे हैं, जिससे वो, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक कविता जगत को और काव्य जगत को कहीं ना कहीं वो मजबूत कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं, और इस तरह की कविताएं सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में जब मैं साबिर हक़ा को पढ़ती हूँ, और जिस तरह से वो एक मजदूर हैं, और वो जब कविता लिख रहे हैं तो उनकी हर एक कविता में उनका बीइंग अ मजदूर, बीइंग अ लेबर, जो उनका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ के साथ उनकी कविता का जो एक जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करता है, और उसके बाद जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कविताओं को मेन स्ट्रीम में लेकर आना, इनको डॉक्यूमेंट करना, इनको छपना, पब्लिश करना, और इनको एक्सेप्टेंस मिलना, इनका सुना जाना, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ बहुत ज़रूरी हैं। तो खैर, ये तो भाषण हो गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे तो मैंने भाषण दे दिया। तो हाँ, तो ये एक बात मैं कहना चाह रही थी। अब एक कविता जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये पुरानी है लेकिन मुझे पसंद है, तो मैं ये कविता आखिरी कविता पढ़ूंगी, और इसके साथ मैं जो है मुझे लगता है इस सेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है। तो ये आखिरी कविता का शीर्षक जेब। इस कविता के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे। 12 की उम्र तक वो भी जेब वाली कमीज़ें पहनती थी,
वो कहती थी कि उसे कमीज़ें पसंद ही इसलिए हैं क्योंकि उनमें जेब होती है। जेब में छुपाती थी वो कुछ स्टिकर्स, टैटू, प्लास्टिक की सीटियाँ, अठन्नी और चवन्नी। छोटे भाई की तरह उसकी स्कूल की शर्ट की जेब भी कई बार कलम की स्याही से नीली हो जाया करती थी। स्पोर्ट्स क्लास में जेब से च्युइंगम निकाल कर खाते थे दोनों। सर्दियों में अचानक ये जेबें 1 से 5 हो जाया करती थी। फिर 8वीं में आते आते जैसे सब कुछ बदल गया। अब वो सलवार कमीज पहनती थी दुपट्टे के साथ। पर जेब नहीं थी उसके पास। इस बहाने उन चीज़ों से भी दूरियां बन गई जो जेब में रहा करती थी। दूर हो गई चीज़ें छुपा लेने की फितरत। जेब में हाथ डालने और निकालने की अदा ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गया जेब का एहसास और बहुत से जज्बात। ख़त्म हो गया जेब का एहसास और बहुत से जज्बात। जेब उसके लिए एक सहेली की तरह थी जो छुपा लेती थी उसकी शैतानियाँ, अनकहे किस्से, गीले रुमाल और बेचैन सवाल। जेब उसके लिए एक सहेली की तरह थी जो छुपा लेती थी उसकी शैतानियाँ, अनकहे किस्से, गीले रुमाल, बेचैन सवाल। आज वही जेब बचपन के तमाम हादसों, किस्सों, जज्बातों की तरह पुरानी संदूक में कैद कर दी गई। भाई के पास जेब अब भी थी, विरासत की तरह। 16 की उम्र में वो अपने खीसे में लव लेटर्स और गुलाब के फूल रखता था, या पापा के स्कूटर की चाबी, वो भी चुरा कर। भाई के पास जेब अब भी थी, विरासत की तरह। 16 की उम्र में वो अपने खीसे में लव लेटर्स और गुलाब के फूल रखता था, या पापा के स्कूटर की चाबी, वो भी चुरा कर। चुरा लेने की ये ललक उसमें भी थी। छुपा लेने के लिए जेब कहाँ थी। अब वो 18 की थी। भाई की ये तमाम जेब वाली प्रॉपर्टी देखकर ललचाती थी। कसम से 32 की उम्र में भी जेब बहुत याद आती है उसे। जब वो अपने साथ छुपा कर रखना चाहती है कुछ नर्म जज्बात, अनकही बात, थोड़ा सा गुस्सा, बहुत सारा प्यार, सैनिटरी नैपकिन, छोटी सी आलपिन। कसम से 32 की उम्र में भी जेब बहुत याद आती है उसे जब वो अपने साथ छुपा कर रखना चाहती है कुछ नरम जज्बात, अनकही बात, पुरानी तस्वीर, थोड़ा सा गुस्सा, बहुत सारा प्यार, सैनिटरी नैपकिन, छोटी सी आलपिन। फिर सोचती है ठहर कर, देखते ही देखते उसकी वो जेब जिसमें डाले थे उसने पुराने कंचे, पत्थर के गुट्टे, माचिस की तीली, गीली हथेली, छुट्टे पैसे, चूरन की पुड़िया, छोटी सी गुड़िया कहाँ खो गई। देखते देखते उसकी वो जेब जिसमें डाले थे कभी पुराने कंचे, पत्थर के गुट्टे, माचिस की तीली, गीली हथेली, छुट्टे पैसे, चूरन की पुड़िया, छोटी सी गुड़िया कहाँ खो गई। शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं कि जेब कब की भाई और तू आई हो गई। तो इसी कविता के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं अहंग की बहुत आभारी हूँ। सत्यम भैया, प्रीति, संयोगिता और भी जो लोग यहाँ पर जुड़े थे जिनके नाम, प्रदीप जी जिनके नाम मुझे याद नहीं है और नहीं देख पा रही हूँ, उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने 45 मिनट तक मुझे सुना। कविता 45 मिनट तक नहीं पढ़ी जा सकती, तो फिर भी तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि आप खुश रहेंगे और जहाँ भी रहेंगे कुछ ना कुछ अच्छा नया क्रिएटिव करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा बाय बाय।